नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल टिप्स इंडिया पर आज हम भारतीय संविधान का पार्ट 5 लेकर आए हैं। पार्ट 4 में हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियां पढ़ी थी। भारतीय संविधान की अनुसूचियां 7 की हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पहली अनुसूची में सभी राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के नाम व उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। अनुसूची 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख में पढ़ा था तथा अनुसूची 3 में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख व अनुसूची 4 में हमने राज्यों की विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन व अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन व नियंत्रण के बारे में पढ़ा था। अनुसूची 6 में हमने विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान, जिसमें मुख्यतः 4 राज्यों जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को विशेष आरक्षण दिया था। वह अनुसूची 7 में संविधान की सूचियां, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों अनुसूची 8। जैसा कि हमें पता है, भारतीय संविधान में मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। वह वर्तमान में भारतीय संविधान के संशोधन होकर कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। मूल संविधान की 14 भाषाएं, जो कि हमारे मूल संविधान में पहली भाषा असमिया जोड़ी गई थी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली भाषा असमिया, वह दूसरी भाषा बंगाली, तीसरी गुजराती, चौथी हिंदी, पांचवी कन्नड़, छठवीं कश्मीरी, सातवीं मलयालम, आठवीं मराठी, 9वीं ओडिया, 10वीं पंजाबी, 11वीं संस्कृत, 12वीं तमिल व 13 तेलुगु, 14 उर्दू। बता दें दोस्तों, जो पहली भाषा असमी भाषा थी वह असम क्षेत्र में बोली जाती थी। वह बंगाली भाषा पश्चिम बंगाल, गुजराती भाषा गुजरात में, हिंदी जो कि भारत की राज्य की भाषा है, वह कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती थी। कश्मीरी भाषा जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, मलयालम जो कि केरल में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में, ओडिया ओडिशा में, पंजाबी पंजाब में, संस्कृत उत्तराखंड में जो कि पहले उत्तरांचल आता था, तमिल तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में, उर्दू जो है वह बिहार व उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है, वह कश्मीर में बोली जाती है। उस पश्चात दोस्तों 15वीं जो भाषा जोड़ी गई थी वह सिंधी भाषा थी, जिसे 21वां संविधान संशोधन 1967 के रूप जोड़ा गया था। बता दें दोस्तों, सिंधी जो भाषा है वह पंजाब का वह सीमावर्ती क्षेत्र जो पाकिस्तान से लगता है, वहां पर सिंधी भाषा बोली जाती है। उसके पश्चात दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसके अनुसार भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जो कि नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी भाषा थी। इनका एक छोटा सा ट्रिक नमक है, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी। नेपाल जो भाषा है यूपी का वह सीमावर्ती क्षेत्र जो नेपाल से होता है, वहाँ पर नेपाली भाषा बोली जाती है। मणिपुरी राज्य में बोली जाती है। वह कोंकणी जो भाषा है वह गोवा के तट जो कोंकण तट है वहाँ पर बोली जाती है। उसके पश्चात दोस्तों भारतीय संविधान में 92वां संविधान संशोधन 2003 हुआ, जिसमें अनुसूची 8 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, डोगरी व संथाली। मैथिली जो भाषा है वह बिहार में बोली जाती है, बोडो जो कि नागालैंड व असम में, डोगरी जो कि जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में, संथाली झारखंड में। उसके पश्चात दोस्तों अनुसूची 9 आई, जिसमें इसमें भूमि सुधार का कानून बनाया गया, जिसके लिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि हमें पता है दोस्तों, जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया, जब भूमि सुधार के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था, क्योंकि उस समय जो भूमि थी वह जमीन ज्यादातर जमींदारों की रियासती लोगों के पास हुआ करती थी। जैसे ही संविधान लागू हुआ, उसके पश्चात सरकार को देश के विकास के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ी तथा इसके आवश्यकता पड़ी तो सरकार ने जमीनों की जरूरत पड़ी। इसके लिए वह जमींदारों की रियासतों के पास जो भूमि हुआ करती थी
उसके लिए यह संशोधन करना पड़ा। हमें पता है दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1950-51 में एक भूदान नामक आंदोलन चलाया था। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों को प्रेरित किया जाए वह अपनी भूमि को सरकार के प्रति दान करें। लेकिन कुछ लोगों ने दान किया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने दान नहीं किया। इसलिए सरकार को जबरन यह संशोधन करना पड़ा। यह संशोधन मुख्यतः पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार में हुआ था। उसके पश्चात दोस्तों अनुसूची 10 दल बदल पर रोक कानून, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। बता दें दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, जब 1985 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो हम जानते हैं भारत का अगला प्रधानमंत्री उन्हीं के बेटे राजीव गांधी को बनाया गया। और कुछ ही दिन पश्चात जब अगले लोकसभा चुनाव आए तो कांग्रेस के सदस्य कांग्रेस दल छोड़कर जाने लगे। यह सब देखकर दल बदल पर रोक कानून बनाया गया। तो हम जानते हैं दोस्तों, 1985 में पीएम राजीव गांधी की सरकार थी जिसमें संशोधन हुआ था। अनुसूची 11 जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुसूची 11 जो कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे। पंचायती राज से संबंधित विषयों पर उल्लेख भी अनुसूची 11 में है। वह पंचायत के कुल विषय 29 आते हैं। अनुसूची 12 नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा इसी अनुसूची के अनुरूप दिया गया, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। उसमें नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया। उसमें भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे। इसमें कुल विषय 18 विषय आते हैं। अब दोस्तों हम कहते हैं भारत के संविधान के भाग, जो कि कुल 22 भाग हैं। भाग 1 जिसमें संघ व राज्य क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, कनाडा से ही हमने संघात्मक शक्तियाँ ग्रहण की थी, जिसमें हमेशा संघ या केंद्र मजबूत होता है, राज्य हमेशा कमजोर होता है, क्योंकि वह संघ के अधीन होते हैं। अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत, जो राज्यों का संघ है, इसी प्रकार कहा गया है दोस्तों, इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है। इसी अनुच्छेद से हमें यह भी पता चलता है कि संवैधानिक रूप से हमारे देश के 2 नाम हैं, जिसमें से इंडिया व हिंदी में भारत। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, जितने भी इंटरनेशनल समझौते हैं, संधियां जो होती हैं, वह इंडिया के नाम से होते हैं। अनुच्छेद 2 जो कि भारत में नवीन राज्यों व क्षेत्र के प्रवेश व उनकी स्थापना का प्रावधान आर्टिकल 2 में उल्लिखित है। जैसा कि दोस्तों हम पहले ही बताया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतिम 3 शब्द जोड़े गए थे, सामाजिक प्रभुत्व व अखंडता, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। उनमें से आखिरी शब्द जो अखंडता है, अखंडता का अर्थ भारत एक अखंड राज्य है जिसके कभी भी टुकड़े नहीं हो सकते, न ही कभी बांटा जा सकता। लेकिन अगर कोई भी नवीन राज्य या बाहरी क्षेत्र भारत में आकर शामिल होना चाहिए या भारतीय राज्य का हिस्सा बनना चाहिए, तो वह हमेशा पॉसिबल है, एज पर आर्टिकल 2 के तहत। फिर दोस्तों जैसे इसका मोस्ट जो एग्जाम्पल है वह है सिक्किम। जैसे कि इसी के तहत आर्टिकल 2 के तहत ही भारत के क्षेत्र में 35 संविधान संशोधन जो 1974 में हुआ था, उस समय असम का राज्य बना दिया गया। वह इसके अगले साल 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत हमारे देश का 22वां राज्य सिक्किम उभर कर आया। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 3 भारत में नवीन राज्यों का जन्म व उनके नाम व सीमाओं में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 है भारत में नवीन राज्यों का जन्म व उनके नाम व सीमाओं में परिवर्तन के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है दोस्तों। अनुच्छेद 4 में उपयुक्त कानून साधारण विधेयक द्वारा ही बनाए जा सकते हैं, वह संविधान संशोधन अनिवार्य नहीं है। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, जिस भी राज्य की सीमाओं में बदल होना है या नाम बदलना है या जिस राज्य से नए राज्य का निर्माण होना है, उस राज्य के विधानमंडल को राष्ट्रपति के द्वारा उनकी स्वीकृति के लिए पत्र भेजा जाएगा।
जिस पर विधानमंडल को स्वीकृति देनी होगी, लेकिन उसको राष्ट्रपति या संसद मानने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसमें कहा गया है कि साधारण विधेयक द्वारा ही बनाए जा सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन अनिवार्य नहीं है। जैसा कि हमें पता है, संसद में 4 प्रकार के विधेयक या बिल होते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक व संशोधन विधेयक। अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि आर्टिकल 1, 2, 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी विधेयक है उसमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं साधारण विधेयक से, अगर यह बिल साधारण विधेयक से होता तो हम जानते हैं नॉर्मल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, लेकिन अगर यह संशोधन विधेयक से होगा तो दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य है। 2 सदन जो लोकसभा व राज्यसभा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 व 35 को समाप्त किया गया तो उस दिन एक साधारण विधेयक पेश किया गया था अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में, जो वो पहले ही से ही साइन करवा के लेकर आए थे राष्ट्रपति से, क्योंकि राज्यों में छेड़छाड़ होने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना बहुत जरूरी है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक 2019 राज्यसभा के बाद लोकसभा में पेश किया था। जैसे ही वह लोकसभा में पास हुआ तो जम्मू कश्मीर 2019 विधेयक अधिनियम बन गया और उसी के तहत उसे जम्मू कश्मीर व लद्दाख अलग प्रशासित प्रदेश भी बने थे। इस प्रकार से दोस्तों हम राज्यों का पुनर्गठन करते हैं। जैसा कि हमें पता है भारत का एकीकरण, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है। जैसा कि हमें पता है माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को बंटवारा हुआ था और उस समय भारत में कुल 565 रियासतें थी जो अस्तित्व में थी व स्वतंत्र रूप से थी। इन सभी रियासतों का एकीकरण करने की चुनौती भारत सरकार के पास थी। हम अच्छे तरीके से जानते हैं उस समय अंतरिम सरकार में गृह मंत्री ही सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। इसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही रियासत का एकीकरण भी किया, जिससे इसी प्रकार से भारत का भी स्मारक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 565 स्वतंत्र रियासतें एक की गई। जब एकीकरण किया गया तो उसमें से कई रियासतों में कुछ चुनौतियां उभर कर आई। इसी प्रकार से रियासती एक मंत्रालय बनाया गया जो कि 22 जून 1947 को बना, जिसका दारोमदार या प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। भारत संघ में शामिल कर लिया गया। जैसा कि पता है दोस्तों, सभी रियासत को भारत संघ में शामिल कर लिया गया, लेकिन 3 देशी रियासत ऐसी थी जो शामिल होने से मना रही थी। उस समय हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी। उसके जो भी निज़ाम हुआ करते थे वह पाकिस्तान की फेवर कर रहे थे। इसी प्रकार से निज़ाम भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, वह स्पष्ट मना दिया था। लेकिन हैदराबाद की जनता ने इस फैसले से नाखुश थी। उसी प्रकार से भारत ने सैन्य अभियान से हैदराबाद को मिला था। वह जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया था। वह कश्मीर को महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के माध्यम से लाया था। जैसा कि हमें पता है 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस हुआ था। वह अक्टूबर 1947 में ही पाकिस्तानी सेना के द्वारा कश्मीर पर अटैक कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना जो कबायलियों के भेष में कश्मीर में एंट्री की, वह 26 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार को हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके सौंप दिया। मार्च 1948 में जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बने थे। वह उसी में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू किया गया। जैसा कि हमें पता है सबसे पहले जून 1948 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के द्वारा, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उसके द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। जिस रिटायर्ड जज का नाम एस.के. धर था, उसी के नाम पर धर आयोग गया। इसका कार्य राज्यों के पुनर्गठन को कर था। इसकी रिपोर्ट में बताया गया कि राज्यों का जो गठन है वो प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, भाषा या न्यायिक आधार पर नहीं। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, भारत के हर नागरिक चाहते थे कि उनके राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो। फिर 1948 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ जयपुर में,
इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति का गठन किया गया जिसे जेवीपी समिति कहा जाता है। जेवीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पी पट्टाभी तरह थे। इस समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट 1949 में पेश की गई। इस समिति के अनुसार भारत के राज्यों का गठन भाषा से नहीं, जबकि इसका आधार एकता, सुरक्षा व आर्थिक समृद्धि होगी। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्य बनने के लिए मना कर दिया गया। लेकिन उसी समय 1950 में दक्षिण भारत में एक आंदोलन हुआ जो तेलुगु भाषी लोगों द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष या नेता पोट्टी श्री रामल्लू थे। 56 दिन तक अनशन करने के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। 1953 में उनकी मृत्यु होने के पश्चात पूरे भारत में की स्थिति खराब हो गई, जिसके कारण 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आंध्र प्रदेश को एक तेलुगु भाषी राज्य घोषित कर दिया गया। वह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। इस प्रकार से भाषा के आधार पर निर्मित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। फिर दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग आया, जिसके अध्यक्ष अजल अली थे। इसके 2 सदस्य, एक हृदयनाथ कुंजू व दूसरा KM पानीकर हुए। इस आयोग ने भाषा व संस्कृति एकता के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, जिसमें 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। उन 14 राज्यों में पहला राज्य असम, दूसरा बिहार, तीसरा बंबई, चौथा मध्य प्रांत, 5वां शुक्त प्रांत जो आगे चलकर यूपी का बनेगा, 6 जम्मू कश्मीर, 7 पंजाब, 8 केरल, 9 मद्रास, 10 मैसूर, 11 पश्चिम बंगाल, 12 राजस्थान, 13वां उड़ीसा व 14वां आंध्र प्रदेश राज्य बना। 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला दिल्ली, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा मणिपुर, चौथा त्रिपुरा, 5वां अंडमान और निकोबार व 6ठा लक्षद्वीप जो आगे चलकर लक्षद्वीप बनेगा। उसके पश्चात दोस्तों 1954 को पांडिचेरी का विलय हुआ व 1956 को पांडिचेरी को संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। फिर 19 दिसंबर 1961 को गोवा द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए सैन्य अभ्यास के द्वारा। वह 1 मई 1960 को भारत का 15वां राज्य जो कि बंबई में मराठी भाषी से अलग होकर गुजराती भाषी गुजरात बना। वह बंबई को महाराष्ट्र बनाया गया। फिर 1 दिसंबर 1963 को असम से नागालैंड अलग करके एक राज्य बनाया गया। वह 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हिंदी भाषी हरियाणा व पंजाबी भाषी पंजाब अलग राज्य बना, जिनकी संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को 1 नवंबर 1966 को बनाया गया। वह 21 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। वह फिर 26 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्वी राज्य अधिनियम आया, जिसके अनुरूप मणिपुर, त्रिपुरा व मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। वह 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य दर्जा प्राप्त हुआ। 26 फरवरी 1987 को मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। वह 30 मई 1987 को 25वां राज्य गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। वह 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां राज्य उत्तराखंड व 28वां राज्य झारखंड बना। दोस्तों बता दें 2 जून 2014 को 29वां राज्य आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम के तहत देश का 29वां राज्य तेलंगाना था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो 2019 में हुआ था, उसी के अनुरूप 2 जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख बनाए गए, जो कि वर्तमान में हमारे देश भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम अगली भारतीय संविधान का अगला पार्ट 6 जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।